नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां बता दें कि नियत प्राधिकरण अधिकारी के लिए धन उगाही का अवैध प्लॉटिंग जरिया बनी हुई नजर आ रही है। अवैध प्लॉटिंग में हो रहे निर्माण में दीवार से दबकर 4 दिन पहले 2 राजमिस्त्री की मौत हो गई। नियत प्राधिकरण की लापरवाही हुई, उजागर 2 साल पहले नोटिस कर दिया गया था। इसी को लेकर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि मास्टर प्लान की पूरी तैयारी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लाटिंग ग्रीन जोन प्लाटिंग हो रही है, इसके लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। केवल नोटिस जारी होने के बाद उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह कल 2 मजदूर उसमें धक्के मारे गए हैं, वो भी ग्रीन जोन प्लाटिंग हो रही थी। नियत प्राधिकरण टोटल ऐसा लग रहा है धन उगाही के लिए केवल नोटिस जारी करता है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये मास्टर प्लान इस माह के अंत तक 2021 तक का फाइनलाइज हो जाएगा, ऐसा अनुमान है कि अभी अंतिम स्टेज पर है। और चूंकि प्राधिकरण अभी संसाधनों के साथ, स्टाफ के साथ पूरी मजबूत नहीं है, तो जो स्थितियाँ बता रहे हैं ऐसी गड़बड़ियाँ प्रकाश में आती हैं। मैं सिटी मजिस्ट्रेट को कहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि यथासंभव ऐसी समस्याएं मिनिमाइज हो। आपने ठंडी सड़क है, उमेश अग्रवाल की प्लाटिंग जो लेआउट पास नहीं था, उसके नापरानी निर्देश दिए, अभी तक उसकी जांच नहीं हो पाई, अधर लटकी हुई है, जिसका फायदा उठा के भू माफिया न्यायालय शरण चले जाते हैं, तो पूरा फायदा मिलता है सिद्धिता का। ये सही बात है, इसका संज्ञान लेकर इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट भी लगातार बीमार हो जा रहे हैं और उस संदर्भ में भी अब बात करेंगे मथुरा की। मथुरा जिले में भ्रमण के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने सभी विधायकों के साथ अधिकारियों की भी मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान मांट विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी ने जानकारी दी। बता दें कि मथुरा, छाता और मांट तहसील के अंतर्गत सड़क का निर्माण खराब गुणवत्ता और समय सीमा के साथ नहीं हो रहा। सड़क में खराब गुणवत्ता की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। लोगों ने क्षेत्रीय सड़कों को लेकर शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आती नजर आ रही है। निर्माण बीच बीच में सड़क रुक गई है, काम पूरा हुआ ही नहीं है, और जहाँ बीच में सड़क रुकी हुई है वहाँ घटनाएं घटी हैं और ऐसी कैजुअलिटी हुई है। वहाँ पर करीब 18-19 साल का लड़का खत्म हो गया था। तो ये लापरवाही की बात तो है। ये घटना कब की है? ये बिफोर 2 मंथ्स, अच्छा, 2 महीने पहले की है लगभग। तो ये सड़क जो बीच बीच में छोड़ रहे हैं, ये दोबारा यहाँ बनाने नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए, अब आगे क्या होगा पता नहीं कुछ। तो ये जल भराव की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है? ये बनी रहती है। गांव के प्रधान वगैरह? अब प्रधान का अपना काम है, वो क्या करेगा, वो उसकी मर्जी है। जो है ये तो छोड़ दिया उन लोगों ने। ये काम अभी चला था यहाँ पे, वैसे 1 महीने के अंडर हो गया इसको, तो ये अभी चला था काम। ये सड़क क्यों छोड़ गई? तो ये उन्होंने बोला कि ये हमारे अंडर में है ही नहीं। हमने और भी शिकायत भी डाली है, सब लोगों ने शिकायत भी डाली है, लेकिन उन्होंने कोई वर्क नहीं किया इस पर। ये 200 मीटर का टुकड़ा छोड़ दिया? हाँ, लगभग जगह जगह पर छोड़ दिया हम लोगों ने। और ये बना नहीं रहे? बिल्कुल नहीं बना रहे साहब, इसमें दिक्कत आ रही है, पब्लिक को भी दिक्कत आ रही है। तो कैजुअलिटी वगैरह भी है, एक्सीडेंट वगैरह? हाँ, एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं इस पर। रोड बिल्कुल बेकार हो चुका है जी। 200 मीटर का एरिया जो है ये बिल्कुल ख़त्म मानो आप इसे। तो जब आप ये सड़क बन रही थी तो आपने उनसे कहा था पीडब्ल्यूडी वालों से कि हाँ भाई इसको बनाइए? हाँ जी, हमने बोला था उन लोगों से, लेकिन वो ये बोल गए कि ये हमारे अंडर में है नहीं। तो मैंने कहा भाई इसमें करूँगा कुछ ना कुछ। तो क्या स्थिति है सड़क की? सड़क तो जहाँ कितना टूटल छोड़ दिए इनने, मतलब कुछ बनाई कुछ नहीं बनाई। तो ऐसे कितने टुकड़े छोड़ रखे हैं? कई जगह टुकड़े रह रहे हैं, यहाँ तक नौगाम तक बना ही नहीं रहे? बनाई ना रहे। 2 महीना हो गया, 2 महीना ज़्यादा। मैं पढ़ाने आता हूँ यहाँ डेली बेस में, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने डीएलएड कर रखा है। तो मैंने भी देखा, दिक्कत करी कि 3-4 दिन पहले ये सड़क का निर्माण यहाँ चल रहा था कार्य यहाँ पर। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई ये जो सड़क बना रहे थे, एक तो इनकी दिक्कत क्या थी, इन्होंने लाइन टू लाइन नहीं मेजर कराया और पीछे गिट्टी भी छोड़ रखी है पीछे जो। अब वो गिट्टी है, बाय द वे सड़क पर वाहन चलेगा, ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर के साइड में बाइक भी जा सकती है। बाइक क्या बाइक गिट्टी पड़ी हुई है, तो गिट्टी तो दुबकाएंगे ना सड़क वाले। अब वो गिट्टी नहीं दुबकाई उन्होंने, तो फिर किस बात की सड़क बना रहे हैं भाई। दूसरी चीज़ देखिए आप, इन्हें कि बजरी 2 से 3 दिन में बजरी ऊपर से खोरो करके जाने लगी है। अरे इसमें कम से कम तो कुछ तो ये जो ऊपर ब्लैक का यूज करते हैं, डाबर का प्रयोग, डाबर नहीं, वो तारपील कहते हैं क्या? हाँ। वो उसका प्रयोग इन्होंने ना कुछ मात्रा के, अगर ये उसका प्रयोग होता तेल का तो ये अच्छे से प्रॉपर वे में चिपकी हुई आती और उसमें ये बजरी की जो उखड़ रही है ये नहीं होती।
दूसरी बात, इन्होंने गड्ढे कहीं ऊपर कर दिया, कहीं नीचे कर दिया, डिसबैलेंस कर रखा है। बाइक क्या करेगी भाई? नहीं तो क्या रोड रोलर इस पे चला था या कोई टेक्निकली मशीन इधर की तरफ चली थी? नहीं, रोड रोलर तो चला है पर प्रॉपर वे में नहीं चलाया उन्होंने। प्रॉपर वे में चलाते तो इस तरह के गड्ढे थोड़ी होते। आज देखिए आप गाँवों की सड़क पे भारी भारी वाहन चल रहे हैं, समझ रहे हो? आज गाँव की सड़क में भारी भारी वाहन चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ट्रैक्टर से बड़े ट्रैक्टर ले लीजिए, बड़े बड़े ट्रोला लेके जा रहे हैं, गेहूँ लेके। आप इसकी स्पीड देखते हैं कितनी तेजी से गया है, तो उसी हिसाब से रोड भी तो भाई बना के देंगे ना। ये नहीं कोई बच्चा आ जाए तो जब ये वो एक्शन हो रोड जाए। जब बन रही थी, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यहाँ मौजूद भी रहे होंगे, तो क्या आपने उनसे कहा कि भाई थोड़ा बहुत इस रोड नहीं, पे- कहा तो था उस समय, पर उन्होंने इग्नोर कर दी सारी चीज़ें। उन्होंने इग्नोर कर दी कि भाई ये ऐसा, ये अब क्या करें। अब ठीक है, जैसा उनको शिकायत पहुंची उसी वजह से शिकायत गई है वहाँ पर। अगर वो उसी समय इस चीज़ों को सही से डील करते तो ये शिकायत ना जाती, समझे? तो ये शिकायत पूर्ण रूप से कहेगा भाई आपके माध्यम से इस सड़क को दोबारा से उन्हें देखना चाहिए। जो भी आपके इंजीनियर वगैरह हैं, जो भी आपका निरीक्षण कार्यकर्ता हैं, इस सड़क के जो भी देखने आएंगे, उन्हें पूर्ण रूप से देख के जाएँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का भी सवाल हो सकता है। भाई वहाँ गट्टी पड़ी हुई है, उनको तो ढकें कम से कम। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई गट्टी छोड़ के गए हैं आप, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वहाँ पे, इससे बड़ा क्या होगा? हुआ जी निर्माण। अच्छा, क्या कमियां आपको लग रही कमी यहाँ में है कि न तो गट्टी डाली, हैं? हमने खूब कहा उससे गड्ढे में गट्टी डाली एक तरफ से, उन्होंने गट्टी नहीं डाली। उसके बाद तारकुल में मिला के नहनी रोड़ी और जब डाल के और राख बुरक के और रोलर घुमा दिया और पानी डालते रहे रोलर के पहियों पे। कितने दिन हो गए इसको बने हुए? 4-5 दिन हुए हैं। तो अभी भी इसमें गड्ढे वगैरह? गड्ढे हैं, अब डबक है जी, और गड्ढे भी हैं। अच्छा, हाँ, गड्ढे वगैरह कहीं की है? शिकायत करी हमने, तो देखा ही जो वहाँ कर रखा है, जो काम करेगा उन्होंने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि ठेकेदार से बात करो। अच्छा हाँ, अच्छा, आप भी कुछ? हमने बताया कि यार सही बनाए रहे तो, और बोले ठेकेदार से बात करो, हम तो जैसे बन रही है जैसी बनाए रहे, नया में तार कुल ज़्यादा डाल रहे हो, ऐसी थोड़ी थोड़ी डाल के रोलर घुमाएंगे बस? हाँ, और कुछ? हमन तो खूब कही, हमारे सामने बनाए रहे। अब हमन समझने गई गड्ढे ने डाल लो, गिट्टी फिट्टी डाल पूरा के जबरदस्त है। सारा करो। इस वक्त हम मौजूद हैं माठ विधानसभा की दिल्लू पट्टी में, और वहाँ पर ये गांव मुडलिया है जहाँ पर ये सड़क का निर्माण किया गया है। आप मेरे संग ये ग्रामवासी हैं, इनसे जानेंगे कि इस सड़क की पूरी गुणवत्ता क्या इनके सामने रही। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अतुल चौधरी है, मैं मुडलिया दिल्लूपट्टी गांव से बिलोंग करता हूं। भैया ये सड़क कब बनी और ये कैसा, ये अभी से ही उखड़ी हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? ये सड़क जो है 4 से 5 दिन पहले बनाई गई थी, और इसकी आप गुणवत्ता देख सकते हैं। इसमें अभी से रोड उखड़ना स्टार्ट हो गया 4 दिन से ही। और ये ग्रामीण अंचल का जो रोड है हमारा, जो लिंक रोड से देवाला मंदिर से गांव की तरफ आता है, और ये 4 दिन में पूरा उखड़ गया है। जेई से हमने कहा भी था कि जो है इसमें अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाए सड़क बनाने में, लेकिन जेई के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं करी गई है, और ये रोड पूरी तरह से 4 या 5 दिन में जो पहले बना हुआ है ध्वस्त हो चुका है। ये लगभग कितना बड़ा रोड होगा या वहाँ मेन लिंक रोड से लेके गांव तक के लिए? ये लगभग 400 मीटर का लिंक रोड है, जो कि गांव को मेन रोड से जोड़ता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक मंदिर के आगे गांव से भी एक रोड लिंक किया गया हाँ, है। इसी ठेकेदार और जेई के द्वारा ये दोनों पीडब्ल्यूडी का रोड है, दोनों बड़ी मुडलिया से लेकर के और बाजना की तरफ, और ये छोटी मुडलिया से लेकर के देवाला मंदिर से लिंक रोड को जोड़ता है। ये देखिए, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि लिंक रोड को जोड़ता है, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ये नीचे दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये सड़क की वो गुणवत्ता है जो अभी बनी है हाल फिलहाल में 5 दिन पहले। जैसा कि ये बता रहे थे कि इसमें गुणवत्ता की कमी है, तो ये देखने में बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों ने और ठेकेदारों ने किस प्रकार इसमें मिली भगत करके और ये सरकार के पैसा और जनता के पैसे का हानि की है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। आपको बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड कर आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने 11 बैंक खातों से 40 लाख रुपए की लेन देन कर लिया, और इस मामले में दूसरे अभियुक्त की पुलिस अब छानबीन कर रही है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अभियुक्त ने फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर अपना नंबर डालकर फर्जी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आईडी पासवर्ड बनाकर ऑनलाइन ठगी की, और पूरा मामला थाना बछरावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये बछरावा थाना क्षेत्र में चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा है वादी। इनका कहना है कि राहुल और सोनू
इन लोगों ने मिलकर के इनका पीएनबी अकाउंट का खाता का इस्तेमाल आईपीएल मैच के सट्टे का पैसा लेने के लिए किया था और इन्होंने फॉर्जरी तरीके से उनको ठगी कर करके उस बैंक अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और साथ ही उसका एटीएम कार्ड भी अपने पास रखा ताकि बैंक अकाउंट में आए जो सट्टे का पैसा है उसको यूज कर सके। और वादी को जब यह बात पता चली और हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और बचरामा टीम ने जब इसको क्रैक किया तो ये पूरा मामला प्रकाश में आया। इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से है कि एक रेड्डी अन्ना नामक जो है ये ऑनलाइन वेबसाइट पर महादेव 7725 प्रोफाइल डैशबोर्ड बनाकर टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों से ऑनलाइन गेमिंग का ये सट्टा करवाते थे। इनका काम करने का तरीका ये था कि यदि कोई मैच टीम जीतती है तो 1-10 के रेशियो के हिसाब से उनसे ये सट्टा लगवाते थे और इन्होंने टोटल 11 अकाउंट का इस्तेमाल किया है जिसमें से 10 अकाउंट ये और इनके गैंग के सदस्यों का है और इसमें से लगभग 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का हमें पता चला है। इनके गैंग के अभी राहुल हमारे गिरफ्तार हैं, इनका भाई सोनू है, इसके अतिरिक्त अनिकेत सिंह है, स्वप्निल सोनी, राजकुमार गुप्ता, सलाउद्दीन। इसके अतिरिक्त रायबरेली जनपद के रहने वाले कुछ सट्टेबाज हमारे संज्ञान में हैं जो रायबरेली से दूसरे पुलिस के खौफ से दूसरे जनपद में रह करके इस तरह का कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार आज जो है पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 146/25 जिसमें इससे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनके पास से मोबाइल और सट्टे के पैसे लगभग 5500 बरामद किए हैं और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई भी प्रचलित है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और जैसा कि मैंने कहा कि इस जनपद के भाग करके गैर जनपद में भी इस तरह की कार्य कर रहे हैं, वो भी हमारे रडार में हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और यह राहुल इतना चालाक था कि इसने अपने 2 आधार कार्ड बनाए रखा है, एक अभिषेक सिंह के नाम से और एक राहुल के नाम से, ताकि उसके माध्यम से फर्जी आधार कार्ड का यूज कर करके बैंक अकाउंट एवं अन्य जो लाभ जो है उससे अर्जित कर सके। अगली खबर मथुरा से है। बता दें कि महावन क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलदेव पब्लिक स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दरअसल 3 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की गई। नर्सरी की छात्रा मासूम पीड़िता बताई जा रही है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं मौके पर सीओ सहित पुलिस बल मामले की जांच करने पहुंची, जहां स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल व बस स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। सीओ धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ का मामला है क्या? बलदेव पब्लिक स्कूल में बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला आया है। 112 पे इवेंट मिली थी जिसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। लड़की को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल, जिला अस्पताल भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज और जांच की जा रही है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है और जो कार्रवाई होगी नियमानुसार कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर मालूम पड़ा किस पर आरोप है, किसने ये कृत्य किया? अभी तहरीर नहीं प्राप्त। जयपाल गाँव घराटा से, जो मेरी सिस्टर है, मेरी भांजी लगती है, वो ये बलदेव पब्लिक स्कूल में न्यू एडमिशन कराया था। अभी 25 मार्च को कराया था। उसके बाद सुबह कॉलेज आई थी, वहाँ से घर पर गई तो इसके साथ में यहाँ गलत काम हुआ, रेप हुआ। तो घर पहुँची तो घर जाके जैसे सिस्टर का फ़ोन आया तो हम लोग घर पे थे, वहाँ से हम थाने आए। थाने पहुँचे तो ये पूरा स्टाफ हमें थाने में मिला था। जाके बातचीत करें, वो मैडम बोली रुको, जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो थाने वाले भी बोले थोड़ी देर रुको, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने फिर मेडिकल के लिए भेज दिया है। सारा मामला इन स्टाफ के नज़र में है, सबको जानकारी है। तो ये दबाना चाहते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। तो बच्ची जो है तो क्या बताया उसने? आप जी आपने जानकारी की? जानकारी की, बच्ची ने बताया कि ये स्कूल में हुआ था। तो क्या करते हैं जो आपके बहनोई हैं? एक आर्मी में, उनसे बड़े हैं, वो साथ में आए थे उनको लेके, फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए। क्या माने हैं, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, बोल रही है कि ठीक है हम जानकारी करते हैं, पहले इसका मेडिकल करा के उसके बाद देखते हैं। अगली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां की चाकू मारकर हत्या कर दी। बता दें कि शादी को लेकर विवाद हुआ था। इसी में कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और पूरा मामला
हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के नारायणपुरी इलाके का बताया जा रहा है। मृतक महिला फतेहपुर की रहने वाली है और इलाज के सिलसिले में अपनी बेटी के घर कानपुर आई हुई थी। इसी दौरान उसका बेटा भी वहां पहुंचा और मां से शादी की बात को लेकर विवाद हो गया। दरअसल युवक एक युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन मां को वह रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके से आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना हनुमंत विहार का प्रकरण है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये घटना स्थल है जहाँ एक राजा नाम की लड़की ने अपनी माँ का चाकू से मार के हत्या कर दी, जो उसकी अरेस्टिंग पुलिस द्वारा कर ली गई है। जो घर वालों के द्वारा बताया गया है कि शादी के लेकर कुछ विवाद था और उसकी वजह से शादी माँ उस लड़की को पसंद नहीं करती थी जिससे लड़का शादी करना चाहता था। इसी को लेकर कहासुनी हुई और उसने आवेश में आके माँ के चाकू को मारकर हत्या कर दी। उसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार की जा चुकी है। अगली खबर यूपी के संभल से है। बता दें कि देश में वक्फ कानून बनने के बाद संभल जिला प्रशासन को मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा शिकायत मिलने के बाद संभल प्रशासन ने दरगाह की जांच की है, जिसमें नए खुलासे होने लगे हैं। वहीं शुरुआती जांच में दरगाह में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक मिला। वहीं मौके पर एक्सपायर दवाएं मिली हैं। हेल्थ विभाग ने क्लिनिक सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मामला बनियाठेर थाना इलाके में जनेटा शरीफ की दरगाह का है, जहां कई साल से दरगाह का संचालन करने, इलाज के नाम पर अवैध वसूली और शोषण एवं वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके करोड़ों रुपए के गोलमाल की मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने शासन में शिकायत की थी। जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार, हेल्थ महकमा एवं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हेल्थ महकमे को दरगाह में अवैध तरीके से संचालित एक क्लिनिक मिला, जिसमें एक्सपायर दवाएं मिली। जहां बगैर लाइसेंस के क्लिनिक संचालन पर कार्रवाई करते हुए नोडल ऑफिसर ने क्लिनिक सील कर दिया और आगे पूरे मामले की कार्रवाई करने की बात कही है। वहाँ ये जानकारी होने पर क्लिनिक संचालित है। कल एफडीएम महोदया के साथ में मैं भी वहाँ गया था, तो वहाँ क्लिनिक की व्यवस्था में पाई गई, जैसे डिस्पेंसरी और क्लिनिक वहाँ स्थापित था। कोई दवाइयाँ थी जो प्राप्त हुई, इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी और इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो रजिस्टर्ड है। तो इस दृष्टि में उसको अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई। क्या कुछ किस तरीके की कार्रवाई सर? तो अभी सील बंद किया गया है साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए और साथ में जो भी विधिक प्रक्रिया है उनको पूरा किया जा रहा है। सर उसमें जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायरी डेट की सुनने में आया, कुछ दवाइयाँ उसमें एक्सपायर। अगली खबर यूपी की मथुरा से है, जहां एक वृद्ध महिला न्याय न मिलने से परेशान होकर पेड़ पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी। वहीं सूचना से सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 घंटे तक पेड़ पर महिला रही। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने रेस्क्यू कर महिला को पेड़ से उतारा। गौरतलब है कि नहर विभाग के मजिस्ट्रेट पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है, जहां 11 साल से नहर विभाग के न्यायालय एवं वृद्ध महिला का केस लंबित है। पूरा मामला छाता तहसील के सुजावली गांव का बताया जा रहा है। भैया यानी वो फैसलो सुनाया दियो नहीं, यूँ कह रहा तो 50,000 रुपये दे, मैं ना दे रहा। मैंने कहा भैया मुँह पे ना है 50,000 में 1,500 मिठाई को दे सकूं भाई, वो 50,000 ना है। कौन मांग रहा 50,000? ये जज मांग रहा जो या ऑफिस बैठेगा। क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं है, मेरी चक है, मतलब खेत है मुँह पे, बाम में चक रोड जा रही है मेरे खेत में और ना काई के बाम में ढींगरा ने नाली खोद ली तो मैं झुक के डोली में मेरी चक रोड रोक दी, मेरे खेत बंजर पर और बंजर पर रो कई साल तक यहाँ सुनवाई भाई, यहाँ डोली वहाँ डोली सब ना डोलूं पर कोई सुनवाई नहीं। और छाते में भैया थे अखबार रहते हैं, छाते में एसडीएम के यहाँ ऐसे ही पेड़ पे चढ़ी, जब जाके वहां वो नाली हटाई और चक्रोड निकाली और चक्रोड निकाल दी तो इनने जट यहाँ केस कर दियो कि यहाँ नाली हटाई है। तो गलत है। जो इनके वकील साहब आए उन्होंने भी इनके सामने इनकी पुष्टि की है, समझिए। और महिला का ये विवाद चल रहा है कि महिला के आगे किसानों की भूल जो जाती है नहर विभाग की, वो भूल आगे तक जाती है। आगे वाले किसानों की भूल इन्होंने तोड़ के अपने उसमें मिला लिया, तो आगे वाले किसान ने इन पर दावा दायर किया है कि मेरे पे भूल बिस्मार करके अपने खेत में मिला ली है इन्होंने। उसका मुकदमा हमारे यहाँ चल रहा है, जिसकी की बहस जारी है अभी, और ये अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए पेड़ पे चल रहा है।
यूपी के संभल में श्री राम कथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ममता वैसे तो बहन जैसी हैं, कुछ और नहीं कह सकता। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि उनके राज्य में बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आगे और क्या कुछ कहा अभी सुनिए। ममता बनर्जी क्या बताऊं, बहन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कह रहा हूं कि वो उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, विनाशकारी बुद्धि, क्योंकि कभी भोगी नहीं रहे। एक अच्छा शासक है वो, और इन्हीं के यहाँ हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसका उत्तर क्या देंगे ममता? उन्हीं के बंगाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, और इनको इस मुसलमानों के पक्षपात का ईश्वर उग्र दंड देंगे। मैं यही कहने जा रहा हूँ। जी, वो कह रही है कि हमारे यहाँ तो नवदुर्गा पूजन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यूपी में जो कुछ लोगों को यात्रा नहीं करने देते। ऐसा कोई नहीं। और अभी हिंदू कहाँ से भग रहा है? जी, किस यहाँ से पालन हो रहा है हिंदुओं का? जी। महाराज जी, वक्फ बोर्ड को लेकर धरना प्रदर्शन भी काफी हुआ है वहाँ पर। वो दुर्भाग्य है जी। वक्फ बोर्ड तो अब तो कानून में आ गया बेटा जी। अब तो रहेगा ही, कितना भी मर ले। मध्य प्रदेश में भी हनुमान जयंती को लेकर विवाद हुआ था गुना क्षेत्र में। जहाँ जहाँ रहते हैं इनका विवाद तो इनके रक्त में है, तो हम क्या करें? अब हिंदुओं को जगना चाहिए और मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए। संभल में भी एक हरिहर मंदिर है, जो संभल भी भगवान कल्कि का अवतार होना बताया गया पुराणों के हिसाब से, लेकिन संभल में भी हरिहर मंदिर को लेकर विवाद हुआ था 24 नवंबर को। मैं सब जानता हूँ जी। तो तुम एक प्रश्न क्या करो, मुझसे प्रश्न करो ना जी। तो ऐसे मामले को लेकर जो लगातार लोगों ने कब्जा कर रखा है, और जो सब में हिंदुओं को मिलना चाहिए जी, और मिलेगा। जिस तरह से अयोध्या में मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, संभल में भी क्या भगवान कल्कि के जन्म को लेकर इस तरह का निर्माण होना चाहिए? भव्य निर्माण ही शुरू हो गया है। मोदी जी ने भूमि पूजन भी कर दिया है। और ये प्रमोद कृष्णम से पहले तो मेरा बहुत बड़ा मतभेद था, क्योंकि ये मुसलमानों का पक्षधर था। अब इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, मेरा छोटा भाई है। हम लोग सब लोग सहायता करेंगे, भव्य मंदिर बनेगा। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। बता दें कि मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन खंड जोन A3 का यह मामला है, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध मंडप को सील कर दिया, लेकिन सादाब ने सील तोड़कर अवैध मंडप तैयार कर दिया। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के VC अभिषेक पांडे के आदेश के आगे सादाब की एक नहीं चली और अवैध मंडप को मिट्टी में मिला दिया। मौके पर मेरठ विकास प्राधिकरण के नोडल अधिकारी धीरज यादव से सुदर्शन संवाददाता ने खास बातचीत की है। प्रायोरिटी सूची में हमने ऐसे फार्म हाउस, ऐसे बराबर ध्वस्तीकरण के लिए लिए हैं जिनका नक्शा भी पास नहीं है, जिनके अंदर पार्किंग की भी सुविधा नहीं है जी, क्योंकि उससे क्या शहर में यातायात की व्यवस्था चरमरा रही है। तो पहले हमने ऐसे बरात घरों को लिया है, ये उन्हीं में से एक बरात घर है। तो जो आप लोगों के द्वारा सूची बनाई गई है, सूची की अगर बात करूं तो पूरे मेरठ जिले के अंदर ऐसे कितने अवैध रूप से जो मंडप हैं जो चल रहे हैं? ऐसे पहली सूची में हम उन मंडपों को ले रहे हैं जिनमें हमारा जो अवैध है और जिनमें पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कि व्यवस्था यातायात की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। उन्हीं में से ये हमने पहला लिया है। मैं एक बार फिर आपसे वही पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने मंडप है जो मेरठ के अंदर अवैध रूप से चल रहे हैं? उनकी सूची भी बनाई जा रही है पूरी तरह से, क्योंकि कुछ पहले सूची बनी थी, उसमें से कुछ लोगों ने बंद भी कर ली है। और कुछ मंडपों को लेकर आज आपकी पहली कार्रवाई है? मंडपों को लेकर हमारा अभियान शुरू हो गया है और हम कोई भी ऐसा मंडप जिसमें जो अवैध है और जिसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो क्या जो मंडप के जो मालिक हैं यहाँ जो सादाब हैं, क्या उनकी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? कोई विरोध किया जा रहा है आप लोगों का? आमिर और मोहम्मद हाजी शाहिद लगभग 15,000 वर्ग गज में बनाया हुआ है जी, और इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। लोग खड़े बाहर, लोगों को सुरक्षा वाले लगा रखे, आने नहीं दे रहे हैं, उसी खड़ी। अभिषेक पांडे, जिस तरीके से लगातार मेरठ में अवैध कॉलोनी हो या फिर इस तरह की मंडप जैसे आपने बताई है कि आप लोग सूची तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल एमडी की अगर बात करें तो कुछ किसान नेता भी वहां पहुंचे थे, जो निर्माण को लेकर जो है ऑब्जेक्शन वहां पर उन लोगों ने क्रिएट किया था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप प्रभारी? हम जो किसानों ने जो हमें सूची दी है, हम उस सूची पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी भी अवैध निर्माण को बख्शेंगे नहीं।
छोटा मोटा कोई अगर 50 गज 100 गज में मकान बना रहा तो इससे हम लोग परेशान नहीं। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के गया से खबर है। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा गया शहर वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। जहां गया पहुंचे बिहार सरकार के नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में 15 करोड़ 66 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि शहर वासियों को बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें कुल 102 योजनाएं दी गई हैं। इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि कई योजनाओं का लाभ जल्द ही लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का समग्र विकास हो रहा है, जहां और भी योजनाओं की सौगात भविष्य में मिलने वाली है, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। इस मौके पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मेयर वीरेंद्र कुमार, गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार सिंह, मुकेश चंद्रवंशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रसन्नता है कि गया नगर निगम के अंदर 15 करोड़ 66 लाख की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। आदरणीय मंत्री प्रेम कुमार जी, यहाँ के महापौर, यहाँ के डिप्टी महापौर, इनकी उपस्थिति में आज 15 करोड़ 66 लाख की योजना गया की महान जनता को समर्पित किया गया है। और आने वाले दिनों में कई योजनाओं का विभागीय स्तर पर आज एक प्रकार से उसकी घोषणा भी की गई है, जिसको सब लोग मिल कर के आने वाले समय में करेंगे। ये सभी वार्डों के हिसाब से उपयोगी योजना थी, जिसको आज जनता को समर्पित किया गया। ये सब विभिन्न वार्डों की योजना है। सभी वार्ड को मिला करके लगभग 102 योजना कुल जो थी, जिसका आज हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो आने वाले दिनों में अन्य योजना का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से करेंगे। मुख्यमंत्री समग्र है और गया के लिए, गया के विकास के लिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राशि की कोई कमी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गया का सर्वांगीण विकास होगा, इस बात के लिए भी हम गया के लोगों को आश्वस्त करते हैं। सर, ये जो आपने शिलान्यास किया 102 से अधिक योजनाओं का, इनका टेंडर हो चुका है क्या? नहीं, ये सब योजना फाइनल स्टेज में है। उसी योजना का आज शिलान्यास किया गया है। सर, ये में नहीं इतना गया का अभी स्वच्छता में रैंक बढ़ा है। आने वाले दिनों में इस पर विचार किया। कार्यालय के प्रांगण में हमारे विभाग के नगर विकास आवास विभाग के माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी का कार्यक्रम कार्यालय स्तर पर आयोजित की गई। उस कार्यक्रम में माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, माननीय लगभग पार्षदगण, पदाधिकारी, अभियंतागण, कर्मचारीगण, निगम से जुड़े लोग, सब लोग सम्मिलित हुए। ये कार्यक्रम योजनाओं का शिलान्यास से संबंधित आयोजित की गई थी। नगर निकायों में बिहार में 15वीं वित्त की राशि, कस्टम वित्त की राशि, अन्य आय का स्रोत की राशि से मिलाकर विकास कार्य किए जाते हैं। उस पर पिछले कुछ महीनों से कि निगम में जो काम होगा उसमें नगर निगम क्षेत्र से संबंधित माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी साहब, इन लोगों का भी नाम होगा। ये मामला चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ था, तो बिहार के सभी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर जो भी जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने भी ये प्रश्न उठाया। पटना में कई ऐसे फरमान जारी हुए थे सचिवालय द्वारा, उसको लेकर के न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पहले से लेकर अभी तक मामला कई निष्पादित हुए हैं, कई मामले चल रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल किया। अब सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, रात दिन बिना वेतन तनख्वाह के, बिना गाड़ी सुविधा साधन के, नाली गली रोड, तालाब घाट, प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति से जुड़े रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक के कार्यों में और सीधा संपर्क आम जनता से होता है। उन लोगों का ये कहना
कि काम हम करेंगे, प्राकलन यहाँ से बनेगा, निगम बोर्ड उसको स्वीकृति देगी, सब कुछ करेंगे और नाम किसी और का होगा। ये सब लोग कई दिन से भ्रांतियाँ महीनों से चल रही है और इस पर न्यायालय में मुकदमे भी चल रहे हैं। ये भी जेन्युइन बात है कि एक बोर्ड अगर हम लगाते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं और कई योजनाएं हैं जो 20,000 का ही योजनाएं हैं, तो 20,000 बोर्ड में 20,000 योजना में ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों अगर बिहार में काम होगा तो कई करोड़ अरबों रुपये हो जाएंगे बोर्ड लगाने के नाम पर, उद्घाटन समारोह के नाम पर। तो जनता का पैसा अनावश्यक बात है। दूसरी बात प्रैक्टिकल क्या है कि बड़ी बड़ी योजनाओं में तो ये काम संभव हो सकता है और हमेशा नगर निगम में नगर विकास, आवास राज्य मंत्री, पर्यावरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, बिहार के लगभग जो भी नगर विकास मंत्री पिछले सालों से हुए हैं वो सब लोग नगर निगम में आए हैं और बड़े बड़े योजनाओं का उद्घाटन समारोह में उनको आमंत्रित किए गए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के परासिया से खबर है। बता दें कि शहर के दिगंबर जैन समाज ने परासिया एसडीएम कार्यालय आकर ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मुनि समाज के साथ अभद्रता की गई और मुनि समाज के साथ मारपीट की गई। दिगंबर जैन समाज के मुनि समाज हित में लगातार पैदल चलकर कई जगह जाते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं और ऐसे में जिन लोगों ने मुनियों के साथ ऐसा अभद्र दुर्व्यवहार किया है, ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और सरकार से निवेदन किया है कि जैन मुनियों की रक्षा की जाए, व्यवस्था बनाई जाए जिससे मुनि लोग सुरक्षित रहे। और दिगंबर जैन समाज ने काली पट्टी बांधकर शालीनता के साथ नगर में पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। नीमच के पास मध्य प्रदेश में विगत दिनों जैन संतों के ऊपर जो कायराना हमला करके और जैन समाज की भावनाओं को प्रताड़ित किया गया है। निश्चित ही हमारे जैन संत पूरे विश्व को शांति का उपदेश देते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं और ऐसे अहिंसा के उपदेश देने वाले लोगों पर हिंसा का तांडव किया जाए, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। विगत कई वर्षों से ऐसा देखने में आया है कि जैन संतों के ऊपर लोग कुठाराघात करते हैं, उनको सताते हैं और इसीलिए शासन को एक ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से जैन संतों के ऊपर इस प्रकार के होने वाले हमले रुक सकें। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, परासिया का दिगंबर जैन समाज इस बात की कड़ी आलोचना करता है, निंदा करता है कि शासन प्रशासन ऐसे संतों की हमेशा से सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखे ताकि ये संत जो देश में और संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए पदयात्रा करते हैं और कहीं कहीं जब विश्राम करते हैं शाम के समय, रात्रि में, तो वहां पर उनके साथ इस प्रकार की घटना जो होती है वह अति निंदनीय कृत्य है। हम सब जैन समाज के उपस्थित सभी लोग और साथ में समाज के संभ्रांत लोग, यहाँ के विधायकगण और सारे लोग, हम इस कृत्य की आलोचना करते हुए शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ा दंड दिया जाए तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर की। बता दें कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल यानी 15 दिवस राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इसी को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ग्वालियर जिले की समस्त परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र सिंह जादौन ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से बालक बालिकाओं की माताओं को दी जा रही है जिससे बच्चों का जीवन स्वस्थ रह सके। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक एक पोषण पखवाड़ा पूरा 15 दिवस का मनाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इसमें प्रमुख रूप से महिला बाल विकास और इसके साथ साथ अन्य विभाग भी हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उद्यानिकी, एग्रीकल्चर है, सभी लोगों को मिला करके अलग अलग विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो मेन प्रमुख गतिविधियाँ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इस मुख्य रूप से जो गतिविधियाँ हैं 4 जो एक तो जो जीवन के प्रथम 1000 दिवस होते हैं उन पर केंद्रित गतिविधियाँ हैं और पोषण ट्रैकर को बहुत व्यापक बनाने के लिए इसमें गतिविधियाँ की जा रही हैं। लोगों तक जितने हितग्राही हैं आंगनवाड़ी के उनको पोषण ट्रैकर के बारे में उनको बताना ताकि उनके बच्चे की पे वो खुद ट्रैक कर सकें, नज़र रख सकें, उनको पोषण आहार मिलना है, उनके कुपोषण की जाँच है, इस तरह की सारी गतिविधियाँ और इसको व्यापक बनाने का काम किया जा रहा है। और CMM कार्यक्रम जो होता है बच्चों का सामुदायिक स्तर पर जो पोषण प्रबंधन है उसके बारे में इसको करना है और कहीं जो मोटापे की समस्या है इन 4 थीम को लेकर के प्रमुख रूप से गतिविधियाँ की जा रही हैं।
दिवस की एक गतिविधि है। जैसे 1000 दिवस है तो इसमें बच्चों को क्या खान पान देना है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो बच्चों की माताएं हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उनको दिन में कितनी बार खिलाएं, कैसा खिलाएं, वजन लेने का क्या तरीका है। तो वजन लेने के आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन ले रहे हैं तो पर्यवेक्षक की देखरेख में, परियोजनाधिकारी की देखरेख में और हम सभी लोगों की देखरेख में उनका वजन लेने का है। उनका कितना वजन बच्चे का प्रतिमाह बढ़ना चाहिए, यदि नहीं बढ़ रहा है तो उसको क्या उसमें कोई कमी है। अब बात करेंगे राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिला से खबर है। बता दें कि जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के साथ अवैध बजरी परिवहन एवं ओवरलोडिंग वाहन, घोसुमा डैम के पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही हिंदुस्तान जिंक द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई। वहीं जिंक में कार्यरत कर्मचारियों के ब्लड में बढ़ती लेड की मात्रा पर रोकथाम को लेकर हर 3 महीने में कैंप के माध्यम से जांच करवाने की मांग की गई। तो वहीं दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण में अनियमितताएं व कमीशन के आरोप को लेकर भी नजर आए। बैठक जिला प्रमुख गब्बर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, निम्बा खेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर, बेगू विधायक सुरेश धाकड़ सहित जिले के तमाम आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मिनिस्टर किरण माहेश्वरी थी, उस बैठक में भी तय हुआ कि हिंदुस्तान जिंक गोसोंडा डैम का मालिक नहीं है। हिंदुस्तान जिंक उसमें पानी का पार्टनर है और उसका पानी जो आया है हिंदुस्तान गोसोंडा डैम मालिक का ना हक राजस्थान सरकार के पास है। उसको बनाने में जिंक ने योगदान दिया तो उसका पानी आधा हिंदुस्तान जिंक काम में ले सकता है और आधा पानी जनता जनार्दन के लिए है। और मैं तो और कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान जिंक और खर्चा करे, इस बांध की ऊंचाई बढ़ाए या कहीं और डैम बनाए, उसमें पैसा दे तो थोड़ा पानी उनके काम में ले और बाकी बचे तो मेरे लोगों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराऊंगा मैं, तो मुझे भी खुशी होगी। तो 50% पानी में तो उनका सिर्फ पानी पर अधिकार है, आधा, बाकी मालिक राजस्थान सरकार है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो काम करते हैं, एक कंपनी जिंक के अंदर लेड बढ़ता है और आदमी को टेस्ट कराना पड़ता है। तो हालांकि जिंक टेस्ट तो कराता है लेकिन वो साल में एक बार कराता है। हमने अभी मीटिंग में तय किया कि हर 3 महीने के अंदर टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट का खर्चा हिंदुस्तान जिंक वहन करेगा और जिसमें लेड की ज़्यादा मात्रा आएगी तो यहाँ 2-3 पोर्शन है इसमें जिंक के अंदर ही, तो हम हाइड्रो से पायरो में, पायरो से दूसरे में भेजने का प्रयास करेंगे ताकि उस मजदूर के साथ न्याय हो सके और उसके जो अनावश्यक पैसे लग रहे हैं जांच के वो बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, पैसे तो सेकेंडरी है लेकिन उसकी लाइफ सुरक्षित रह सके, जीवन बचाने का काम सिलोकेसिस और लेड वाले से दोनों के करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ढोर बदतमीजी करता है और जो रोड जाम करता है, रोड जाम करने के बाद में उससे आरटीओ इंस्पेक्टर या अन्य कोई भी अधिकारी रिक्वेस्ट करके उसको कहे और वो नहीं माने और वो टायर के बीच में जा करके सो जाए तो उसको टायर से बाहर निकालना तो पड़ेगा और रोड जाम नहीं करने देंगे। इस प्रकार से जो कोई हड़दर्मिता करे उसके उस परिस्थिति में यदि किया है तो वो जायज़ है और उस परिस्थिति में नहीं करके इंटेंसली किया है तो वो करें। विधानसभा क्षेत्र के लोग हिंदुस्तान जिंक की माइंस पे काम करते हैं, लेड प्लांट में काम करते हैं, उनके ब्लड में लेड की मात्रा ज़्यादा, जो हिंदुस्तान जिंक को हर 3 महीने में काम उनको ब्लड की जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाते हैं। तो अभी सरकार के द्वारा हमने जिला परिषद में ये मामला उठाया है। निश्चित रूप से उनको लिखित में जाएगा क्योंकि लेड की मात्रा जिनके ज़्यादा है उनको रेंडमली दूसरी जगह पर लगा करके 6, 7, 8, 10 महीने बाद उनको वापस उस जगह पर लगाया जाए ताकि रेंडमली लगेंगे तो उनकी लेड की मात्रा कम हो जाएगी, फिर लेड में काम करेंगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इस तरह से ये चलेगा। पानी के मुद्दे में पिछले बार का जो बजट टैंकरों का नहीं आया था वो पैसा राज्य सरकार ने भेज दिया है और धीरे धीरे SMS में उनका पेमेंट हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी UTB वाले छात्र भी घूम रहे हैं और अभी डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं तो सरकार डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रही है। और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर भी बरसात को देखते हुए जिन जिन विद्यालयों के अंदर छतें टपकती है उन छतों पर एक साथ ही वो पैसा DMFT फंड से या अन्य राज्य मद से कहीं से स्वीकृति दे करके तुरंत प्रभाव से उनकी रिपेयरिंग करें ताकि आने वाले जुलाई माह में बच्चे उन भवनों का उपयोग कर सकें। इस प्रकार से कई मुद्दे होते हैं और निश्चित रूप से जो मीटिंग हो रही है हमारी ये सकारात्मक मीटिंग है और इसके अंदर जो भी अगली खबर बस्ती से है, जहां काफी सालों से सफेद पोश के संरक्षण में चल रहे देह व्यापार के कारोबार पर आखिरकार बस्ती पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। इस कार्रवाई की अगुवाई खुद कप्तान अभिनंदन ने की है और फोर्स के साथ लाइव रेड करके कई युवक और युवतियों को बरामद किया।
एसपी अभिनंदन ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद कार्रवाई की गई। देखिए, ऐसी सूचना हम लोगों को मिली थी, यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ, गलत तरह की गतिविधियाँ जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है, तो उसमें सूचना मिली तो हम लोगों ने अपनी टीम द्वारा यहाँ पे रेड की गई और इसमें जो संचालक हैं और मालिक हैं और इसके अलावा जिस जगह पे ये चल रहा था सभी चीज़ों को पुलिस ने पकड़ा है और इसमें आगे की विधिक प्रक्रिया जो है इसमें कराई जा रही है। सर, कितने की संख्या में लोग मिले हैं यहाँ पे? अभी उसको हमारी टीम देख रही है कितने लोग हैं इसमें और इसको कौन मेन बेनिफिशियरीज हैं, इसके कहाँ इसके कार्ड जुड़ते हैं, उन सभी चीज़ों को डेवलप किया गया और सभी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। कब से चल रहा था, कुछ है इसकी जानकारी मिल पाई? अभी ये पूछताछ में चीज़ें निकलेंगी कि क्या कब से चल रहा था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सभी लोगों को डेवलप। सर, काफ़ी देर तक आप लोगों ने बात की है सर, क्या कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो बाहर से ला के उनसे धंधा यहाँ पे करवाया जा रहा हो? अभी देखिए, ये सब पूछताछ में ही चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो वो चीज़ों को जो सूचना थी उसके आधार पर प्रथम कार्रवाई की गई है। आगे जब डेवलपमेंट होगा इन सब चीज़ों का और इंट्रोगेशन में, पूछताछ में, जाँच में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई। सीसी कैमरे भी लगे हैं, क्या वो फुटेज कुछ मिल पाई है? पता नहीं है, इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब जाँच का विषय है, इसको भी हम लोग देखेंगे। सरगना कौन चलवा रहा है? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है कि इसका मुख्य सरगना क्या पूछताछ होगी तो सीसीटीवी का फुटेज वगैरह जब्त किया गया है, DVR वगैरह? अभी वो पूरी विधिक कार्रवाई यहाँ पे कराई जाएगी। जो भी यहाँ पर हम लोग कार्रवाई करते हैं रेड के दौरान जो नियमानुसार है उसको कराया जा रहा है। सर, इससे पहले भी रेड मारा गया था लेकिन फिर भी संचालक फरार था और काफ़ी दिनों तक ताला लगा हुआ था इसमें। नहीं, देखिए, इस बार कार्रवाई समग्र होगी और पूरे इसके को डेवलप करेंगे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं, सबके विरुद्ध। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक महिला डॉक्टर ने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि कैंसर पीड़ित डॉक्टर ने गंगा पुल से छलांग लगा दी। वहीं छलांग लगाने से पहले घर में फोन किया और अपने बेटे को फोन करके बताया कि ये उनका आखिरी फोन है और अब नहीं लौटेंगे कभी। तो वहीं कल शाम को गंगा पुल से छलांग लगाई। गंगा पुल पर दवा का बैग व बाइक मिला है और मौके पर पहुंचे परिजन गोताखोर तलाश में जुट गए हैं। जहां बंसठी निवासी डॉक्टर दया शंकर सविता ने गंगा पुल से छलांग लगा दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नर्सिंग कॉलेज का कारनामा सामने आया है। जहां अतिरिक्त फीस न जमा करने पर कॉलेज ने एक छात्रा को परीक्षा देने से रोक दिया और परेशान छात्रा आरोही ने कॉलेज के गेट पर आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर छात्रा को शांत कराया और मामले को शांत कराने की कोशिश की और ये पूरा मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के साई कॉलेज का बताया जा रहा है। मैं एग्जाम सेकेंड ईयर का एग्जाम मेरा था, फाइनल एग्जाम, वो साई कॉलेज वालों ने मेरा छुड़वा दिया था। फीस का थोड़ा इशू था, मेरे से बोले कि फीस का थोड़ा इशू है, इस वजह से फिर मेरे पापा आए थे कॉलेज पूछने ये बात कि क्या दिक्कत है, किस लिए एग्ज़ाम छुड़वाए गए। तो प्रिंसिपल सर से बात हुई तो प्रिंसिपल सर ये बोले कि 22,000 रुपये तुम्हारी पेंडिंग फीस है, इस वजह से एग्ज़ाम में थोड़ा इशू आएगा। तो पापा ने ऑनलाइन फीस 20,000 पे करी, 2,000 पेंडिंग में आ रही थी। तो पापा ने बोला कोई दिक्कत तो नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं, कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जाइए और बच्चे एग्ज़ाम देंगे। स्कूल का क्या नाम है? साई मेडिकल कॉलेज। प्रबंधक का क्या नाम है? राजेश। और उसके बाद कोई बात हुई कॉलेज में? आज पेपर नहीं दे रही आपको? नहीं, आज मेरा बैक एग्जाम था, फाइनल एग्जाम मेरा छुड़वाया। उसके बाद में जब बात हुई, मतलब मैंने कंप्लेन करी थी तो पुलिस के सामने ये बात बोली गई थी कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद होगा, अभी बैक एग्जाम है वो मैं दिलवा दूंगा और उसका फॉर्म फिल होकर कॉलेज से ही फिल होके जाता है। तो मैंने 2-3 बार जाके प्रिंसिपल सर से ये बात पूछी है कि मेरा फॉर्म फिल हो गया है। तो प्रिंसिपल सर मेरे से बोले हाँ फॉर्म फिल हो गया, तुम टेंशन मत लो। और आज जब मैं फॉर्म एग्ज़ाम देने गई तब मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया गया और ना ही मेरे को एग्ज़ाम देने दिया गया। बोले कि 5,000 रुपये तुमको देने थे, इस वजह से तुम्हारा एग्जाम छुड़वाया गया। मुझे बताया ही नहीं गया था कि 5,000 रुपये फीस भी पड़ती है इसकी। खबर कानपुर नगर से विधानसभा अध्यक्ष की समीक्षा बैठक को लेकर सामने आ रही है। कानपुर नगर में कानपुर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में समग्र विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है, जिसमें एलिवेटेड रोड, ट्रैक समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा जारी है। और सरसैया घाट नवीन सभागार में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अफसरों पर कार्रवाई की बात कही गई। रेलवे, NHAI, PWD, UP, सीरा
और कैस्को, सेतु निगम समेत कई विभागों के अफसर इसमें शामिल हैं। ये हर तीसरे महीने समीक्षा बैठक करते हैं कानपुर के समग्र विकास को लेकर। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी जो जिनका रुचि होती है तो वो सब लोग उपस्थित होते हैं। मेयर मैडम और हमारे आज माननीय 3 विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, सरोज जी, नीलिमा कटियार जी उपस्थित थे। तो शहर के एक समग्र विकास को लेकर, जैसे चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे फ्लाईओवर्स हों, चाहे एयरपोर्ट के जाने का रास्ता हो, चाहे संयुक्त रूप से नगर निगम से संबंधित जो काम हो और अन्य विभागों से संबंधित, जो बिजली से संबंधित हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित हो, लेदर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बातचीत हो, टोटल और ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात होती है वो यहाँ पर इस मीटिंग में हर तीसरे महीने में हम समीक्षा करते हैं। आज उसकी बैठक थी। एक पिछली बार जो समीक्षा करी गई थी उसमें बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर बहुत सारे कामों की रिपोर्ट आज ली गई, जो काम पॉजिटिवली हुए हैं और जिसमें जो कठिनाई है वो भी जानकारी आई है। तो वो शासन स्तर के ऊपर किस प्रकार से उसको रेज करके उनका निराकरण कराया जाएगा, इस बात को भी देखते हैं। हमारे अधिकारी पूरी तत्परता के साथ, मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ इसमें लगते हैं और माननीय विधायकगण हमारे पूरे उनके क्षेत्र की जो असली जानकारी होती है, मैं इस बात को कहता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो विधायक से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। अधिकारी आते हैं, अधिकारी का काम उस काम को करना है, एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स की जो ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम्स है वो बताने का काम एक हमारे माननीय विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का था। तो उसके कारण एक समन्वय और एक त्वरित गति से विकास हो, इसके लिए बैठक होती है। उसकी आज यहाँ पर बैठक है। सर, कोई विभागीय अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश? अब विविध दिशा जहाँ जिस डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत कमी थी उसमें बताया गया है। ये हमारे नमामि गंगे के अंतर्गत हमने टीम बनाकर भेजी है, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है उसको सत्यापित करने के लिए। तो और भी जहाँ पर कुछ सड़कों पे या किसी प्रकार की कोई कमी थी वो उसका ध्यान दिलाया गया और उसको रूटीन के अंतर्गत उसको काम किया जाए। अच्छे अधिकारियों की प्रशंसा भी होती है और जो काम ना करने वाले अधिकारी उनको दंडित भी किया जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।